आज के इस खास जायजे में खुश आमदेद। आज हम तारीख के औराक से एक ऐसी शख्सियत को जानने की कोशिश करेंगे जिनका सफर वाकई हैरानकुन था। एक खामोश और वफादार बहन से लेकर एक जबरदस्त और खुद मुख्तार सियासी ताकत बनने तक का सफर। हम बात कर रहे हैं फातिमा जिन्नाह की, जिन्हें पूरी कौम मादरे मिल्लत और आयरन लेडी के नाम से जानती है। इनके सफर को समझने के लिए शुरुआत इन ताकतवर अल्फाज से करते हैं। ताकत सिर्फ बंदूक में नहीं होती, आवाज में भी होती है। यह कोई आम जुमला नहीं है, बल्कि इनकी पूरी जिंदगी और जिद्दोजहद का निचोड़ है। ये हमें बताता है कि आगे चलकर कैसे उन्होंने एक पूरे फौजी निजाम को सिर्फ अपनी आवाज की ताकत से चैलेंज किया। तो चलिए इस जायजे के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। खामोश ताकत, एक डेंटल सर्जन से सियासी सहारे तक का सफर। सियासी मैदान में आने से बहुत पहले ही उन्होंने अपनी एक बिल्कुल आज़ाद और खुद मुख्तार पहचान बना ली थी। इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। जुलाई 1893 में कराची में उनकी पैदाइश हुई। ये सोचकर ही हैरत होती है कि 20वीं सदी के आगाज में, जब खवातीन के लिए तालीम हासिल करना भी आसान नहीं था, उस वक्त उन्होंने बॉम्बे से डेंटल सर्जरी की तालीम हासिल की और अपना क्लिनिक चलाया। ये उस दौर के हिसाब से एक बहुत ही बड़ा और नायाब कारनामा था। लेकिन फिर जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। इनकी सबसे बड़ी कुर्बानी, उन्होंने एक निहायत गहरा और शौरी फैसला किया। अपने ज़ाती करियर, अपने क्लिनिक, यहाँ तक कि अपने ख्वाबों तक को खैरबाद कह दिया। और किस लिए? ताकि वो अपने बड़े भाई मोहम्मद अली जिन्नाह की जज्बाती और तंजीमी ताकत बन सकें। एक बहुत बड़े मकसद की खातिर उन्होंने खुद को मुकम्मल तौर पर वक्फ कर दिया। अगर इन दोनों शख्सियात का मुवाजना किया जाए तो एक बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। मोहम्मद अली जिन्नाह दुनिया के सामने एक मजबूत आहनी इंसान यानी आयरन मैन के तौर पर नजर आते थे, लेकिन इस मजबूत ज़ाहिरी शख्सियत के पीछे एक बेपनाह तन्हाई भी थी। और फातिमा जिन्नाह वो खामोश ताकत, वो मशीर और साथी थीं जिन्होंने इस तन्हाई को सहारा दिया। उन्होंने अपने भाई को कभी अकेला नहीं छोड़ा। अब आते हैं इस कहानी के अगले हिस्से पर, कौम को मुतहर्रिक करना, साए से बाहर निकलने का सफर। 1940 की दहाई का वो हंगामा खेज दौर तारीख का एक अहम हिस्सा है। ये वो वक्त था जब वो महज एक रहनुमा की बहन के साए से बाहर निकले और अमली कदम उठाए। इन 3 मराहिल को देखना काफ़ी दिलचस्प है। उन्होंने खवातीन के बड़े बड़े इज्तिमाआत से मुसलसल खिताबात किए, मुसलमान खवातीन में बेदारी पैदा की और हज़ारों औरतों को पहली बार उनके घरों से निकालकर तहरीक में अमली तौर पर शामिल किया। उनकी तकरीर और तंजीम साजी ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान की जिद्दोजहद सिर्फ मर्दों की जंग नहीं थी, ये सबकी जंग थी। और यही चीज़ शानदार तरीके से वाज़े करती है कि कैसे उन्होंने मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ का अजीम दर्जा हासिल किया। अगस्त 1947 की तकसीम के बाद, जब हर तरफ खून रेजी थी, अफरत तफरी थी, वो मुहाजिर कैंपों में बीमारों, जख्मियों और खवातीन के दरमियान मौजूद थीं। आवाम ने उनकी इस अनथक हमदर्दी और खिदमत को देखा और उन्हें इस अजीम लक़ब से नवाजा। वो इक़्तिदार के ऐवानों में कम और दर्द में डूबे आवाम के दरमियान ज़्यादा दिखाई देती थीं। तीसरा हिस्सा, अमीरियत को चैलेंज करना, निज़ाम के खिलाफ एक आवाज़। सितंबर 1948 में कायद-ए-आज़म के अफसोसनाक इंतकाल के बाद शुरू में एक खामोशी छा गई थी, लेकिन फिर 1960 की दहाई के इस मंजरनामे को देखते हैं। ये वो वक्त था जब मुल्क को फौजी आमरियत ने अपनी गिरफ्त में ले रखा था। सदर अयूब खान का दौर था, जहां प्रेस पर पाबंदियां थीं, हर तरफ एक खौफ का माहौल था और जमहूरियत इंतहाई कमज़ोर हो चुकी थी। ऐसे माहौल में किसी का भी बोलना खतरे से खाली नहीं था। अब 1965 के मशहूर सदारती इंतखाब को देखते हैं। ये मुकाबला बड़ा ही हैरत अंगेज था। एक तरफ सदर अयूब खान थे, जिनके पास मुकम्मल सरकारी मशीनरी, फौजी पुष्टपनाही और इख्तिदार की ताकत थी, जबकि दूसरी तरफ एक ज़ईफ़ुल उमर खातून थीं, फातिमा जिन्नाह। उनके पास क्या था? आवाम की उम्मीद, लाखों के हुजूम और नौजवानों और ख़वातीन की बेपनाह हिमायत। ये बिल्कुल किसी डेविड और गोलियास जैसा तारीखी मुकाबला बन चुका था। जब इस इंतखाब के नतायज सामने आए तो सरकारी तौर पर अयूब खान को फातेह करार दिया गया। ताहम इधर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। मौर्रिखीन और अवाम की जानिब से इस इलेक्शन में धांधली और गैर शफ़ाफ होने के मुसलसल दावे सामने आए। इस इलेक्शन की शफाफियत आज भी एक मुस्तकिल और हल तलब तारीखी बहस का हिस्सा बनी हुई है, जिसका हतमी फैसला शायद कभी नहीं हो सका। और अब आते हैं इस कहानी के आखिरी और चौथे हिस्से पर, एक हल तलब मौमा, जुलाई 1967 के वाक़यात। 9 जुलाई 1967 ये वो दिन था जब पूरी कौम अचानक गहरे सोग में डूब गई, क्योंकि मादरे मिल्लत इस दुनिया से रुखसत हो गई थीं। सरकारी सतह पर यह ऐलान किया गया कि उनका इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ है,
لیکن ایک بہت ہی گہرا سوال آج بھی تاریخ دانوں کو پریشان کرتا ہے، کیا مادر ملت کی موت واقعی قدرتی طور پر دل کے دورے کا نتیجہ تھی، یا کہانی میں کچھ ایسا تھا جو آج تک چھپا ہوا ہے؟ اس شک کو گہرا کرنے والے چند انتہائی اہم حقائق اور باضابطگیاں موجود ہیں، جیسے کہ ان کے بیڈ روم کا دروازہ اندر سے بند تھا، لاش کا پوسٹ مارٹم کروانے سے بالکل انکار کر دیا گیا، جنازے کے وقت پولیس اور عوام کے درمیان تصادم ہوا کیونکہ لوگوں کو ان کا آخری دیدار کرنے سے روکا جا رہا تھا۔ یہی نہیں، ان کے بھانجے اکبر پیر بھائی کی طرف سے کی جانے والی انکوائری کی درخواستوں کو بھی دبا دیا گیا، اور 1971 میں کچھ ایسی غیر مصدقہ افواہیں اور دعوے بھی سامنے آئے کہ ان کے جسم پر کچھ نشانات موجود تھے۔ ان تمام باتوں نے مل کر ایک قومی سانحے کو ایک ایسی مسٹری بنا دیا جو آج تک سلجھ نہیں سکی۔ جب فاطمہ جناح کی پوری زندگی، ان کی جدوجہد اور ان کی موت کے ان تمام پہلوؤں کو دیکھا جائے تو آخر میں ایک بے حد گہرا سوال ابھر کر سامنے آتا ہے۔ مطلق طاقت کے سامنے سچ بولنے کی آخری قیمت کیا ہوتی ہے؟ اور ایسا کیوں ہے کہ کچھ آوازیں بظاہر خاموش کر دیے جانے کے بعد بھی تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے گونجتی رہتی ہیں؟ فاطمہ جناح کی زندگی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حقیقی طاقت ہتھیاروں یا اقتدار میں نہیں، بلکہ اس جرأت مندانہ آواز میں ہے جو کبھی نہیں مرتی۔ آج کے اس تاریخی جائزے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔